नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। तथ्य और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का हर एक बिंदु। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की आज की प्रमुख खबरों के साथ। तो आज की सबसे पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें कि सबसे बड़ा मंच जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल मंत्र देते हुए नजर आए, G7। अब आखिर G7 में किस तरीके से ग्लोबल मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया और G7 के दौरान किन किन वैश्विक नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई, किसने क्या कहा और भारत के लिहाज से कितने फायदेमंद है प्रधानमंत्री की ये यात्रा, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो है ऐसी खबर कि जिसकी चर्चा महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हो रही है। जी हाँ, एक बार फिर से उद्धव का जो किला है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर अब से कुछ ही देर में करीब 11 बजे एक बैठक भी बुलाई गई है। बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से। लेकिन इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर वो है सोशल मीडिया से जुड़ी हुई। टेलीग्राम पर ताला अब अदालत में अपील की गई है इसको लेकर। लेकिन सवाल यह है कि क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो कई सारे जिन पर चैट करते हैं और साथ ही फोटोज शेयर करते हैं, वीडियोज शेयर करते हैं, लेकिन आखिर टेलीग्राम को लेकर ही इतनी सारी चीजें क्यों हो रही हैं, आखिर क्या कमी है टेलीग्राम में, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि फ्रांस के एवियन में आयोजित 52वें G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और ये मौका कई मायनों में ऐतिहासिक था। अतिथि राष्ट्र के रूप में लगातार 7वीं बार शिखर सम्मेलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल वैश्विक दक्षिण की आवाज को बुलंद किया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए विश्वास को सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति भी बताया। अब एक तरफ तो पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखने पर जोर दिया, तो वहीं दूसरी ओर हालिया में जो घटनाएं हुई हैं, भारतीय नाविकों की मौत, इस पूरे मामले पे, इस पूरे मुद्दे को भी प्रमुखता से उन्होंने उठाया और कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए नाविकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। अब इससे यह साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हर उस मुद्दे पर बात की जो आज दुनिया की चिंता का विषय बन चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और जमकर तारीफ करते उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको बताएंगे, साथ ही करेंगे चर्चा अपने सहयोगी से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं बीते कल की कुछ खास तस्वीरें। तो ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की हैं, जिसमें सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं व्लादिमीर जेलेंस्की की। इसके साथ ही एंटोनियो कोस्टा से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए और इस दौरान कई सारे अहम मुद्दों को लेकर चर्चाएं हुई हैं। 3 दिनों तक चले इस सम्मेलन में पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और इस बात का सबूत है कि भारत के जो कदम है बढ़ते वैश्विक प्रभाव से अब कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात सबसे ज्यादा चर्चाओं में है पूरी दुनिया में और प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में शांति बहाल करने के लिए भी ट्रंप के प्रयासों की सराहना की। दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी और साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार साझा किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर जेलेंस्की, उर्सुला वॉन डेर लेyen, एंटोनियो कोस्टा और फेडरिक मर्ज से भी मुलाकात की। तो ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इन 5 तस्वीरों में अगर मुख्य तौर पर हम देखें तो वो मुलाकात रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की, और जिस पर हर किसी की नजर रही और इस दौरान कई सारे अहम और वैश्विक मुद्दों को लेकर चर्चा भी दोनों नेताओं में हुई। अब अमेरिकी राष्ट्रपति से हुई इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने हॉर्मुज स्ट्रेट में भारतीय जहाजों पर जो हमले हुए और नाविकों की जो मौत हुई वो मुद्दा भी उठाते हुए नजर आए। संबंधों में एक नई गति आई है, नई ऊर्जा आई है और कई विषयों में हम बहुत मिल करके आगे चल रहे हैं और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी दोनों टीमें भी मिलजुल करके हमने जो टारगेट तय किए उसको पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी
और उसको प्राथमिकता मिलेगी। तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि नागरिकों की सुरक्षा जो है वो भी उसके भी अपने मायने हैं। और ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की और तारीफ करते उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मजबूत और कुशल वार्ताकार है, वो भारतीय लोगों से प्यार करते हैं। आइए आपको सुनाते हैं। He's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. He's as tough as they come, but he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say he's such a nice man. I said, no, he's very tough. He's a tough trader, and he loves the Indian people. हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं था, इससे पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं राजदूत मंजू सेठ। मंजू सेठ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। मंजू जी, G7 से जुड़ा हुआ मेरा ये सवाल है आपसे कि G7 में भारत की भागीदारी आपको कितनी अहम नजर आती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो लगातार 7वीं बार वो इस सम्मेलन में शामिल हुए और इस बार पीएम मोदी ने न केवल वैश्विक दक्षिण की आवाज को बुलंद किया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए विश्वास को सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने बताया। जैसे आपने कहा, ये 7वीं बार है जो भारत इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है G7 की मीटिंग्स में। और क्योंकि G7 के जो देश हैं वो सबसे पावरफुल देश थे इकोनॉमिकली, और इनका जो एक साझा एक गुट है जो इनका बना हुआ है, ये सारे डिसाइड करते थे कि सारे जो इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द वर्ल्ड एंड सब वो कैसे किया जाए, और अपना ही वो हित देख रहे थे बहुत सालों से। लेकिन अब कुछ सालों से उनको समझ आ रहा है कि इंडिया का भी एक और अदर कंट्रीज का भी एक हाथ है इसमें, उनकी एक साझेदारी जरूरी है। और भारत को खासकर उनको वो एक पॉजिटिविटी से देखते हैं, क्योंकि हमारा जो इस वक्त एक बन चुका है रुतबा वर्ल्ड में, तो उसको वो देखते हुए चाहते हैं कि भारत के साथ हमारी एक पार्टनरशिप बने और भारत को साथ लेके चले। और अब जो ये वैश्विक जो हम देख रहे हैं असंतुलन हो गया है और जो उथल पुथल हो रहा है, जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स जो हो रहे हैं, जो लड़ाइयाँ चल रही है, इसको मद्देनजर रखते हुए भी देखते हैं हम लोग कि ये भी एक ऐसा समय है जब, और ये ट्रांस अटलांटिक जो यूरोप और अमेरिका में भी एक थोड़ी सी स्ट्रेन आ गई थी, वो सब देखते हुए उनको लगता ये बहुत जरूरी था उनको कि हम भारत जैसे देश को साथ में लेके चले। और देशों को भी उन्होंने बुलाया, 4 और देश हैं जो साथ में G7 की मीटिंग्स में आउटरीच में शामिल हुए हैं। और उनको ये, और जो भारत का जो उनको लोग जो रोल लग रहा है वो सोचते बहुत है। और भारत ने साथ में कहा है हम अपना भी वो देखेंगे, अपना पॉइंट भी, लेकिन ग्लोबल साउथ का भी एक आगे पक्ष रखेंगे। तो ये दोनों चीजें हैं जो वो इम्पोर्टेंट हैं। और ये जो विजिट है और जो मीटिंग है, और हमने देखा जो सारी चीजों की जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही उस मीटिंग में भी, वो एक बहुत क्लियर सिग्नल है कि अब पीस चाहिए, शांति चाहिए। अब ये जो ऐसा चल रहा है, और ट्रस्ट चाहिए, विश्वास चाहिए, और देश समझ रहे हैं। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा कि दुनिया जो है वो इस वक्त संसाधनों की कमी से नहीं जूझ रहा, बल्कि दुनिया जूझ रहा है इस वक्त जो विश्वास की कमी है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कई सारी मुलाकातें हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक नेताओं के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, जिस पर हम सभी की नजर रही, कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जहाजों पर जो हाल ही में हमले हुए और नाविकों की मौत का मुद्दा उन्होंने प्रमुखता के साथ उठाया। तो वहीं ट्रंप ने सीधे तौर पर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी की है। इसे कैसे देखते हैं आप, क्योंकि ये पहली बार नहीं है, पीएम मोदी की तारीफ इससे पहले भी ट्रंप कर चुके हैं। बिल्कुल, वो तो कर ही रहे हैं शुरू से कि नहीं वो है, लेकिन साथ में उससे खास उनके जो अप्रोच है या एटीट्यूड है भारत की तरफ, वो खास बदला नहीं है। हम देखते हो स्पेशली सेकंड कार्यकाल में इन्होंने, हम रोज देख रहे हैं कोई नया स्टेटमेंट ऐसा आता है वहाँ की या उनकी सरकार से या उनके मिनिस्टर से या उनके लीडर से या प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा। और इस किस्म के अनएक्सपेक्टेड जो मैं कहूँ जो ये स्टेटमेंट्स देते हैं, उसमें मुझे लगता है हाँ, प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ में अगर आपको इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं तो साथ में भारत को भी अप्रिशिएट करिए, भारत की तरफ जो आपके बायलैटरल जो हमारे जो रिश्ते हैं उसको मजबूत करिए।
म्यूचुअली बेनिफिशियल, ये नहीं कि सिर्फ जो अमेरिका के बेनिफिट में हो या उन्हीं जी। के फेवर में हो, उसी के मुद्दे पे हम अग्री करें। तो इसलिए उन्होंने ये भी कहा है कि वो टफ नेगोशिएटर है। नेचुरली हमको अपना भी हित देखना है, हम सिर्फ बिल्कुल। यूएस का हित नहीं देख सकते, और वो हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े क्लियरली कहा है। और विश्वास तो बहुत जरूरी है, नहीं तो दुनिया भर की मीटिंग्स, दुनिया भर की आप नेगोशिएशंस कर लीजिए, विश्वास नहीं होगा तो ये सब ज्यादा मायने नहीं रखते। जी, इसी के साथ मंजू जी, अगर हम देखें तो G7 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ ट्रंप से बल्कि और भी कई सारे वैश्विक नेताओं से उन्होंने मुलाकात की, फिर चाहे वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हो, एंटोनियो कोस्टा हो या फिर फ्रेडरिक मर्ज। अब ये मुलाकातें दिखाती हैं कि आखिर किस तरह भारत का जो वैश्विक प्रभाव है वो इस समय बढ़ रहा है और भारत इस समय लगातार अपनी एक नई पहचान बनाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, वो तो हो ही रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं क्योंकि जो इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं और चल रही हैं, और ये जो सारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से हमारी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है और नेगेटिवली इम्पैक्ट हुई है, तो उससे हमारा बिल्कुल एक ग्रोथ पाथ था वो बहुत इम्पैक्ट हो गया और स्लो डाउन हो गया। तो इससे हमें बिल्कुल और नॉट ओनली हमारा, लेकिन और देशों का भी, यूरोप का भी हुआ, यूरोपियन देशों का भी हुआ। इसलिए वो चाह रहे हैं कि FTA है वो बड़ी जल्दी कंक्लूड हो, और हम भी चाहते हैं क्योंकि हमारे म्यूचुअल बेनिफिट में है, हमारे भी हित में है वो। तो हम उसके लिए जो हमारा, इसलिए एक मेरा मानना है, इसीलिए ये मीटिंग्स हुई हैं यूरोपियन नेशन, यूरोपियन कंट्रीज के साथ और उनके EU कमिश्नर के साथ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो अग्रीमेंट है इसको जल्दी से लागू किया जाए, ताकि दोनों का हित हो और दोनों की इकोनॉमीज फिर थोड़ी स्ट्रांग बने। क्योंकि ये जो हुआ है अभी तक, जो टैरिफ्स हुए हैं और जो जिस किस्म की इम्पैक्ट हुआ है लड़ाई का, हॉर्मुज़ स्ट्रेट का, ये सब चीज़ों से बहुत नेगेटिव असर हुआ है। और आगे चल के जो, और आई थिंक मुझे लगता है टू सम एक्सटेंट जो टैरिफ्स की जो किया गया था, कि अमेरिका की एक मंशा थी कि कैसे और कंट्रीज, और पर्टिकुलरली इंडिया जैसे कंट्रीज जो राइजिंग पावर हैं, उनको कैसे थोड़ा सा स्लो डाउन किया जाए, क्योंकि उनको लगा कि चीन तो बहुत, हमने बिल्कुल कुछ नहीं किया चीन के मामले में, तो चीन बहुत आगे निकल गया। तो इसलिए भारत जैसे देशों को थोड़ा सा एक मैसेजिंग दें और थोड़ा सा इम्पैक्ट डालें और दबाव डालें, ताकि उनको थोड़ा सा स्लो डाउन हो उनकी जो ग्रोथ है। तो ये जो मीटिंग्स हुई हैं G7 की, हमने देखा है कि उसमें बिल्कुल भारत को एक सर्टन सब और कंट्रीज ने और US ने सम एक्सटेंट एक सर्टन रिस्पेक्ट दी है कि आप इम्पोर्टेंट हैं। तो आई थिंक ये बहुत जरूरी है कि वैश्विक संतुलन के लिए, और जो नया एक वैश्विक आर्किटेक्चर निकल रहा है, उभर रहा है, मुझे लग रहा है वो उसकी तरफ हम जा रहे हैं। इसमें इंडिया का पार्ट काफी स्ट्रॉन्ग। अगर एक नजरिए में हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा और इसके साथ ही वैश्विक नेताओं के साथ मुलाकात, एक एम्बेसडर होने के नाते या एम्बेसडर के नजरिए से अगर हम देखें तो क्या नजर आता है आपको? बिल्कुल, ये बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे प्रधानमंत्री जाएं और एक वैश्विक मंच पे, जो G7 सबसे, अब थोड़ा इस वक्त हम देख रहे थे उसकी थोड़ा सा रुतबा कम हो रखा है इस पर्टिकुलर सेशन में, क्योंकि वो मैंने कहा ट्रांस अटलांटिक जो इनका जो ट्रस्ट था थोड़ा सा अंडरस्ट्रेन है, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि हम फिर नया उसको रिजुविनेट करें उस पार्टनरशिप को। तो हमारे प्रधानमंत्री वहाँ हैं और हम देख 7 सालों से वहाँ उनको इन्वाइट किया जा रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है, एक बहुत इम्पोर्टेंट जो G7 है, अभी भी इसकी इम्पोर्टेंस खत्म नहीं हुई है, बहुत इम्पोर्टेंट है अभी। बिल्कुल, भारत उसमें उनके साथ काम करना चाहेगा जी, और अपने हित में भी, और वो चाहेंगे भारत का साथ में हो, ताकि डिफरेंट वैश्विक मुद्दों पे एक साझेदारी हो, पार्टनरशिप हो, जी बिल्कुल। एंड चैलेंजेस। बहुत बहुत शुक्रिया मंजू सेठ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती समय अपना यहाँ पर हमें देने के लिए। तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा अपने आप में बेहद ही खास और जो दर्शा रहा है कि वैश्विक मंच पर भारत आज कहां खड़ा है। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है सैंडविच लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े और चाट पपड़ी दही बल्ले, चमकी चाट से बल्ले असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।
हर सुबह भारत एक नए सपने के साथ जागता है और हर सपने को, हर प्रगति को एक शक्ति आगे बढ़ाती है। पिछले 12 वर्षों में बढ़ते कोयला उत्पादन और मजबूत सप्लाई के साथ देश की ऊर्जा सुरक्षा को नई मजबूती मिली। विकास को जिम्मेदारी और भविष्य से जोड़ते हुए पर्यावरण और विविधीकरण को भी नई दिशा मिली, क्योंकि प्रगति सिर्फ संरचनाओं में नहीं, लोगों के जीवन में भी नजर आनी चाहिए। और इसी सोच के साथ आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मिली नई ऊर्जा। यही है कोल इंडिया, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। आगे बढ़ते हुए न्यूज पंच में अब बात करते हैं उस खबर की जिसकी चर्चा महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक है। बात अब उद्धव ठाकरे की, जिनकी राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आ गया है। जी हां, 4 साल बाद एक बार फिर से उन पर ये जून भारी पड़ता दिख रहा है। आपको याद होगा जब 2022 में एकनाथ शिंदे ने 40 विधायकों को लेकर पार्टी ही तोड़ दी थी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए थे, जिसके बाद अब पार्टी के कुल 9 लोकसभा सांसदों में से 6 के टूटने की चर्चाएं इस पर जोरों पर है। और टूट की इन अटकलों के बीच दिल्ली में आज सुबह से कुछ ही देर में लगभग 11 बजे पार्टी ने एक अहम बैठक भी बुलाई है। शिवसेना ने अपने सभी लोकसभा सदस्यों को इस बैठक में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि इस बैठक में कौन से सांसद पहुंचते हैं और कौन से नहीं। अपडेट जानेंगे अपने सहयोगी से, उससे पहले आपको दिखाते हैं शिवसेना की इमरजेंसी बैठक। तो जी हां, शिवसेना यूबीटी की ये इमरजेंसी बैठक, जहां इस समय सियासत जो है वो कहीं ना कहीं गरमाई हुई है और महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक इसकी चर्चाएं हैं। सांसदों की ये इमरजेंसी मीटिंग इस समय बुलाई गई है। अब से कुछ ही देर में 11 बजे का ये समय रखा गया है। संसद भवन के अंदर जो पार्टी का कार्यालय है वहां पर ये मीटिंग बुलाई गई है, इमरजेंसी मीटिंग। और पार्टी ने इसके लिए सभी सांसदों के लिए व्हिप भी जारी किया है। अब सभी 9 सांसदों का इस बैठक में रहना जरूरी कर दिया गया। पार्टी कार्यालय में जुटने से सिर्फ साफ तौर पर ये निर्देश और सांसदों से सवाल जवाब की तैयारी कहीं ना कहीं की जा रही है, क्योंकि ये भी जानकारी मिली है कि कई सांसदों के जो फोन हैं वो इस समय बंद है और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में सवाल ये कि आखिर ये कौन कौन से सांसद हैं, नजर इस पर रहेगी। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि इस आपात बैठक पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने आखिर क्या कुछ कहा है, एक बार वो आपको सुनाते हैं। ये पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग है, हमने सबको व्हिप दिया है, जारी किया है अरविंद जी ने और अनिल जी ने। 11 बजे हमारी मीटिंग है। मीटिंग के बाद हम तय करेंगे। लोकसभा स्पीकर को पार्टी के तरफ से एक खत लिखा है। तो अब से कुछ ही देर में ये मीटिंग होगी और इस मीटिंग पर हर किसी की नजर है, क्योंकि इस खबर ने कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक चर्चाएं तेज कर दी है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी में बगावत का शोर कहीं ना कहीं इस समय खास तौर पर सुनाई दे रहा है, जिसमें अगर कुल लोकसभा सांसदों की अगर हम बात करें तो शिवसेना यूबीटी के कुल 9 लोकसभा सांसद हैं। अब इन 9 में से 6 सांसदों की बगावत सामने आ रही है। शिंदे गुट में विलय की संभावनाएं कहीं ना कहीं नजर आ रही है इस समय। और ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष तक ये पूरा मामला भी पहुंच चुका है। और लोकसभा अध्यक्ष के पास जब ये मामला पहुंचा तो स्पीकर ओम बिरला को इससे जुड़ी हुई, पूरे मामले से जुड़ी हुई ये चिट्ठी भेजी गई। और दिल्ली में जो बागी हैं सांसद है वो इस समय डटे हुए हैं। सांसद अरविंद सावंत का भी स्पीकर को पत्र है और बागियों को कोई विशेष दर्जा ना दिया जाए, ये अपील, ये आग्रह इस पत्र के जरिए लोकसभा स्पीकर से किया गया। और साथ ही ये भी कहा गया कि लोकसभा स्पीकर जब भी कोई निर्णय ले, उस निर्णय से पहले एक बार यूबीटी को अपना पक्ष रखने का मौका जरूर दिया जाए। तो ऐसे में सीधे तौर पर यह देखना होगा कि अब से कुछ ही देर में जो मीटिंग होने वाली है उस मीटिंग में कौन कौन से सांसद पहुंचते हैं। हालांकि बागी सांसदों की अगर हम बात करें तो टूट की टेंशन कहीं ना कहीं बनी हुई है। बागी सांसद में संजय दीना पाटिल का नाम सबसे आगे इस समय नजर आ रहा है। संजय देशमुख का नाम इसमें है, नागेश पाटिल आष्टिकार का नाम इसमें शामिल है। इसके साथ ही ओमराज निम्बालकर का नाम इसमें शामिल है।
और इसमें और भी लिस्ट की अगर हम बात करें तो और भी कई सारे नाम है। संजय जाधव का नाम इसमें शामिल है और साथ ही भाऊ साहेब बागचोरे का नाम इसमें शामिल है। तो कुल अभी तक 6 नाम सामने आए हैं 9 में से, लेकिन देखना यह होगा कि क्या 9 सांसद जिनको व्हिप जारी किया गया है वो अब से कुछ ही देर में जो मीटिंग होगी वहां पर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, और पहुंचते तो कितने पहुंचते हैं, इस पर हर किसी की नजर पड़ी हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार आलोक इस समय जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। कुमार आलोक, अब से कुछ ही देर का और इंतजार, जब तस्वीर कहीं ना कहीं काफी हद तक साफ होती नजर आएगी, जब ये मीटिंग होगी, इमरजेंसी मीटिंग जो बुलाई गई है यूबीटी की तरफ से, और उस मीटिंग में 9 में से कौन कौन से सांसद पहुंचते हैं और कौन से नहीं पहुंचते। कुमार आलोक, देखिए इसमें 6 सांसद हैं जिनका नाम सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि उनके सिग्नेचर्स हैं, जिसमें कि संजय दीना पाटिल मुंबई उत्तर पूर्व से ये चुनाव जीते हैं, शिरडी से भाऊ साहब राजाराम बागचौरे हैं, परभनी से संजय हरिभाऊ जाखव हैं, नागेश बापूराव पाटिल जो हिंगोली से जीते हैं, संजय देशमुख यवतमाल से जीते हैं ये, और ओम प्रकाश राजन निम्बालकर। तो ये 6 नाम हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि जिन्होंने सिग्नेचर किया है। लेकिन जो शिवसेना का जो संजय राउत हैं जो उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हैं इस समय, तो उनका कहना है कि इसमें से 2 सांसदों का, जिसको दावा किया जा रहा है कि 6 सांसद हैं, उसमें कहा है कि 2 सांसद जो हैं संजय देशमुख और निम्बालकर, इन्होंने सिग्नेचर नहीं किया है। तो अब देखना होगा कि चंद मिनटों के अंदर यहाँ पर बैठक होगी, पार्लियामेंट संसद परिसर में बैठक होगी, और उस बैठक में ये देखना होगा कि 6 सांसद का जो दावा किया जा रहा है सिद्धे गुट की ओर से, वो उसमें 6 सांसद में 6 पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि व्हिप जारी भी किया गया है शिवसेना उद्धव ठाकरे की ओर से कि इसमें बैठक में उपस्थित रहना जरूरी है। लेकिन अब देखना होगा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, पहले भी मैंने बताया था आपको सवेरे, कि इसमें 3 संजय हैं, और 3 संजय आप समझ सकते हैं कि महाभारत का जब युद्ध हो रहा था तो उसमें संजय जो थे वो लाइव टेलीकास्ट धृतराष्ट्र को करवाते थे महाभारत के युद्ध का। तो इसमें 3 संजय हैं। अब देखना होगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि जब 11 बजे बैठक शुरू होगी संसद परिसर में, तो क्या ये 6 सांसद पहुंचते हैं। अगर 6 सांसद पहुंचते हैं तो पार्टी का टूटना लगभग तय है। इन सबके बीच में ये भी कहीं ना कहीं कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि ये जो सांसद हैं उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, कई सांसदों के फोन बंद की भी खबर है इस समय। कुमार आलोक, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सारे सांसद, 6 में से कम 5 सांसद ऐसे हैं जिनके फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे हैं। दूसरा, एक सांसद कह रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब, घरेलू कारणों से वो दिल्ली नहीं आ पाएंगे। तो ये तमाम तरह की जो कयासबाजी हो रही है, और उस कयासबाजी के अंदर संजय राउत का जिस तरीके से स्टेटमेंट आया है, उस स्टेटमेंट को लेकर के खासा गुस्से का माहौल है। इन 6 सांसदों की जो बात की जा रही है असंतुष्ट है, क्योंकि कहा गया था उद्धव ठाकरे की ओर से भी कि जिसको जाना है वो जाए, जिसको रहना है वो रहे, तो इसको अपमान अपना समझ रहे हैं। चलिए अब आप इस खबर पर, और अब से कुछ ही देर में जो इनकी इमरजेंसी मीटिंग होने वाली है, इस पर आप नजर अपनी लगातार बनाए रखिएगा और अपडेट्स पहुंचाते रहिए। फिलहाल शुक्रिया आपका कुमार आलोक। और इसी के साथ आप रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का। सोशल मीडिया पर ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके जरिए हम आपस में बात करते हैं, चिट चैट करते हैं, अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, फोटोज वीडियोज शेयर करते हैं। जहां लोग इसका उपयोग कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं, और इसलिए सरकार ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाते हुए टेलीग्राम को कुछ समय के लिए रोक लगा दी, क्योंकि 21 जून को नीट की परीक्षा है और परीक्षा को सुरक्षित बनाने के लिए यह बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। पर इन सबके बीच में सवाल यह है कि आखिर टेलीग्राम ही क्यों, जबकि चैट और फोटो शेयरिंग तो और भी कई सारे अन्य ऐप्स के जरिए की जाती है, पर अस्थायी रोक सिर्फ टेलीग्राम पर क्यों? क्या है इसके पीछे का कारण, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा में सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं टेलीग्राम पर अस्थायी रोक। तो जी हां, टेलीग्राम पर यह अस्थायी रोक है और 22 जून तक टेलीग्राम जो है वो पूरी तरह से बंद रहेगा, उस पर बैन लगाया गया। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो 30 जून तक जो मैसेज में एडिट का फीचर होता है वो 30 जून तक के लिए बंद कर दिया गया, यानी कि आप मैसेज को भेज करके आप उसको एडिट नहीं कर सकते। सीधे तौर पर सरकार का फोकस है कि नीट जो एग्जाम होने वाला है 21 तारीख को, वो सुरक्षित रहे, और नीट एग्जाम को सुरक्षित बनाने के लिए बड़ा फैसला किया गया है। सरकार की तरफ से ये निर्देश जारी है और ये भी कहा गया सरकार की तरफ से कि जो मार्केट में अफवाहें हैं, आप उन अफवाहों पर ध्यान ना दें, और अफवाहों पर रोक लगाने के लिए ही ये बड़ा फैसला किया गया है। लेकिन आखिर टेलीग्राम, इसी पर ही ये एक्शन क्यों हुआ है? क्यों टेलीग्राम बाकी एप्लीकेशन से अलग है? बताते हैं आपको, क्योंकि इसमें यूजर नेम फीचर है, इसके साथ ही मोबाइल नंबर की जरूरत इसमें नहीं होती है। अपने आप जो मैसेज है वो बंद हो जाते हैं, इसमें अपने आप ही खत्म हो जाते हैं, और एडवांस चैट कस्टमाइजेशन भी है, बॉट्स और साथ ही मिनी एप्स भी इसमें शामिल है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से टेलीग्राम जो है वो अलग है।
तो ऐसे में सवाल यही आता है कि आखिर टेलीग्राम पे ही इस तरीके का जो कदम उठाएंगे वो। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास सारथी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। विकास, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आपके पास में, क्योंकि और भी कई सारे एप्लीकेशंस हैं जिन पर कदम उठाए जा सकते थे, लेकिन आखिर टेलीग्राम पर ही ये जो बड़ा फैसला है वो लिया क्या है? बिल्कुल, देखिए दिल्ली हाईकोर्ट में 2:30 बजे इस पर सुनवाई होगी। कल संक्षिप्त सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कहा गया था कि पिछले लीक में टेलीग्राम चैनल्स का इस्तेमाल किया गया। टेलीग्राम में बहुत तरह की गोपनीयता बरती जाती है और जिस तरह के कंप्लायंसेस सरकार चाहती थी टेलीग्राम से वैसे नहीं हुए हैं। हालांकि वो क्या कंप्लायंसेस हैं, कल सॉलिसिटर जनरल ने इसके बारे में जानकारी नहीं दी और ये कहा था कि आज सुबह 8 बजे, यानी आज जो सुनवाई होनी है सुबह 8 बजे तक वो सारे विस्तृत रिपोर्ट्स के साथ कोर्ट के सामने पहुंचेंगे। लेकिन बड़े हित में अगर कुछ दिन के लिए टेलीग्राम को बंद रखा जाता है तो इससे कोई बहुत बड़ा ऐसा अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है टेलीग्राम का, जिसको लेकर के पीआईएल के तौर पर इस मामले को सुना जाए। ये यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल की तरफ से आर्गुमेंट्स रखे गए। बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। तो सीधे तौर पर जब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी उस पर नजर हमारी लगातार बनी हुई। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी मुलाकात कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। न्यूज पंच के